अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। हमें अमेरिका और यूरोप से नहीं, हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। दुनिया समझती है मदारिस इंतहा पसंदी की बुनियादी वजह है। इंतहा पसंदी की हकीकी वजह हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तरबियत दी गई। 90 की दिहाई में असातिज़ा इंतहा पसंदी की तरगीब देते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक लब्बैक के मामले पर रियासत को पीछे हटना पड़ा। रियासत इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका से कोई ख़तरा नहीं, हमें यूरोप से कोई ख़तरा नहीं। पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े ख़तरे से हम नबर्द आज़मा हैं। हमें अगर सबसे बड़ा ख़तरा है तो वो अपने आप से। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस, जहाँ पे एक बाकायदा मनसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। यतीम खाना चौक पहुंचने पर साद रिजवी का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। साद रिजवी ने अपने वालिद खादिम हुसैन रिजवी की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। हुकूमत ने TLPA से किए तमाम वादे पूरे कर दिए। पहले साद रिजवी की जमात को कलअदम की फहरिस्त से खारिज किया। गुज़िश्ता हफ्ते कई रहनुमाओं के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से निकाले और बिलाखिर आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह को भी रिहा कर दिया गया। लाहौर के यतीम खाना चौक के करीब वाक़ अपनी रिहाइशगाह पहुँचने पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने साद रिजवी का शानदार इस्तकबाल किया और साद रिजवी के हक में नारेबाजी की। साद रिजवी कल से शुरू होने वाले अपने वालिद खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात में शरीक होंगे। उर्स की तकरीबात 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। महकमा दाखिला के ज़राए के मुताबिक साद रिजवी को पहली बार अप्रैल 2021 में 1 माह के लिए नजरबंद किया गया था। नजरबंदी के दौरान ही साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया था। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने गिरफ्तार अफराद को मुआहदे के तहत रिहा किया। मुआहदे के तमाम नुकात पर अमल कर दिया है। ये इक़दामात मुल्क के वसी तर मफाद और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए। उम्मीद है हुकूमत पंजाब के इन इक़दामात को मुस्बत अंदाज में लिया जाएगा। दूसरी जानिब से एक जिम्मेदाराना तर्ज अमल सामने आएगा। कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ को वाज़ेह कर दिया। कहा EVM के इस्तेमाल पर अभी मजीद 14 मराहिल से गुजरना है। ये भी पता लगाना है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें नस्ब करना पड़ेंगी। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर फिल वक्त कुछ नहीं कह सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर हामिद खान ने कमेटी को ब्रीफिंग दी कि EVM के इस्तेमाल में कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अभी हमें मजीद 14 मराहिल से गुजरना है। मशीन के बाकायदा इस्तेमाल के लिए मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करने हैं। ये भी फिगर आउट करना है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें नस्ब करनी है। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ कहने से कासिर हैं। कमेटी रुकन आलिया कामरान ने सवाल किया कि बलूचिस्तान में हल्का बंदियां कैसे करेंगे, जहां इंटरनेट नहीं है वहां EVM कैसे इस्तेमाल होगी। बलूचिस्तान के अवाम वैसे ही वोट डालने के लिए मुश्किल से निकलते हैं, क्या वो EVM पर अपना वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे? मशीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक अवाम को कैसे समझाएंगे? क्या हर पोलिंग बूथ के अंदर इलेक्शन कमीशन का बंदा खड़ा करेंगे?
कमेटी अरकान के तमाम सवालात के जवाब में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर हामिद खान का एक ही जवाब था और वो था कि अभी कुछ नहीं कह सकते। सन 2008 से ईवीएम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करप्ट स्टेटस को मुल्क में तरक्की नहीं होने देता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं सबको पता है कि इलेक्शन में पैसा चलता है। 30 साल से जमहूरी सिस्टम को सबदाश किया जा रहा है। तकरीर से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुश्किल वक्त में हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मदद की। ईवीएम से 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं, और ये सारी जंग पाकिस्तान में ये है कि एक तरफ एक करप्ट स्टेटस को बैठा हुआ है जो एक करप्ट सिस्टम को बचा रहा है, और दूसरी तरफ एक मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिफॉर्म्स करके, इस्लाहत करके। ये जो सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था वो इस चीज का था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने में? उनके पैसे पे मुल्क चलता है, लेकिन वोट नहीं हमने लेने देना उनको। ईवीएम मशीन 2008 से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक कर रहे हैं। अब हर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की कदर करना, क्योंकि वो वोट डाल सकते हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट समेत सूबाई असम्बलियों को ईवीएम पर डेमो दे चुके। अपोजिशन ईवीएम को समझे बगैर मुखालिफत कर रही है। गुज़श्ता 40 बरस से मुल्क में धांधली का शोर जारी है। तो भी माजी में जो इलेक्शन में धांधली के मुख्तलिफ तरीकों से की जाती थी उसका सदेबाब करें, और उसमें इस मशीन में सब उन मसाइल का हल है जो कि हमारे इलेक्शन को हमेशा मुतनाज़ बनाता है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिक्वेस्ट की, दावत दी अपोजिशन को कि वो आके इस प्रोसेस में, इस अमल में अपना हिस्सा डालें, लेकिन अपोजिशन ने मुखालिफत बराए मुखालिफत करते हुए, बगैर मशीन को देखे हुए, बगैर समझे हुए उन्होंने इसकी पुरजोर मुखालिफत की। हुकूमत का दावा है कि उसने कामयाब कानून साजी की। हुकूमत बताए कि इस कानून साजी के किसके लिए की गई है। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। गुज़िश्ता रोज भारतीय जासूस को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया गया था। कुलभूषण को अगर घर भेजना था तो हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर देती। हुकूमत का दावा है कि बड़ी लेजिस्लेशन की है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन किसके लिए की है? इस कानून के होते हुए ना वफाकी इदारे चल पाएंगे, ना वफाकी हुकूमत चल पाएगी। नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है। ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कानून है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, आप ईवीएम लगा लें, जो मर्जी दुनिया की चीज कर लें, चोरी तो चोरी होगी। ईवीएम से तो सबूत भी सारा मिट जाएगा। कल जो कानून बने हैं उनमें एक तो कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है। तो आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसको घर भेज देते। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि कुलभूषण कौमी इशू है, इस पर सियासत ना की जाए। इलेक्शन कमीशन और कुलभूषण से मुतालिक कानून साजी पर मीडिया से गुफ्तगू में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिशें सबूतास हो गई। कुलभूषण पाकिस्तानियों का कातिल और भारतीय जासूस है। कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान की जो कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में फैसला हुआ वो एक इंडियन स्पाई है, उससे किसी को पाकिस्तान में हमदर्दी नहीं है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जजमेंट आया और उसकी कंप्लायंस हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का हिस्सा है, और इस ऑर्डिनेंस इनिशियली इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में था, कल इसको एक्ट की शक्ल में जॉइंट सेशन में पास किया गया है, और इससे इंडियन डिजाइन्स जो हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्टर दिखाने के वो फ्रस्ट्रेट हुए। ये कौमी सलामती का मसला है, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय अगर अपोजिशन चाहे हम उसको डिटेल ब्रीफिंग भी उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मसला पॉलिटिकल नहीं है। और ये जो एक्ट पास हुआ है ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट की कंप्लायंस के लिए है। किसी को कुलभूषण से कोई हमदर्दी नहीं है, वो पाकिस्तानियों का कातिल है। जहां तक प्रोसीडिंग्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसी कानून की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। खबर आपको दें, पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफे में निजी बैंकों का अमला मुलविस निकला। ज़राए का कहना है कि मखसूस बैंकों का अमला सार्फिन को एडवांस डॉलर खरीदने की तरदीद देता है। इसी खबर की मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, बैंकिंग सेक्टर के ज़राए के लिए कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफे में
मुबैना तौर पर निजी बैंकों का मिलावा अमलश है। मुलविस है जब स्टेट बैंक के पास इस हवाले से मुस्तकिल इत्तलात है कि बैंकों का हमला डॉलर की कदर के पास में शामिल रहा और इस हवाले से इस जरा के गवर्नर स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को सदर को तलब कर लिया है और गवर्नर स्टेट बैंक ने डॉलर की कदर में सबसे ज्यादा बैंकों के सदर के हदायत तफसीलात भी हासिल की, जबकि मखसूस बैंकों का मामला इम्पोर्टर सार्फिन को एडवांस डॉलर भेजने की तजवीज़ देता रहा है। डॉलर की गैर फिक्री डॉलर मुल्क तारीख की सतह पर पहुंचा और गुज़श्ता से डॉलर मुल्क तारीख की 10.75 ₹5.10 तक जा पहुंचा। दोनों स्टेट बैंकों को सदर को सख्त इक़दाम करने की हिदायत की है, जबकि तमाम बैंक ऐसे मुलाजिम के बाद ताज़ीबी कार्रवाई के साथ साथ मुसलसल मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई है। बैंकों के ऐसे मुलाजिम जिन पर शक है उनके कंप्यूटर की जांच पड़ताल की जाए। बैंकों को सख्त हिदायत जारी करने के बाद रुपए की कीमत मुस्तहकम होने का इम्कान है। निजी बैंकों का अमला किस तरह तरगीब देता है, जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएं, चाहे तमाम सनतों की गैस ही क्यों ना बंद करनी पड़े। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने गैस कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। अरकान ने CNG सेक्टर समेत जनरल इंडस्ट्री और कैपिटल पावर को गैस की फराहमी 2 माह के लिए बंद करने का हुक्म दिया। साथ ही तय किया कि फिल वक्त सिर्फ एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर को गैस फराहम किया जाए। चाहे सनतों को 2 माह के लिए बंद रखो, घरेलू सार्फिन को हर सूरत गैस दो। अवामी नुमाइंदों ने किया बड़ा अवामी फैसला। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ। शुरा ने घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया। कमेटी ने CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज मंजूर की। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर की गैस बंद करने की तजवीज भी मंजूर कर ली गई। कमेटी अरकान ने सर्दियों में इन तमाम सेक्टर की गैस घरेलू सार्फिन को देने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि कमेटी ने सिर्फ एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की फराहमी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इजलास में सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर पेश की गई तजावीज को भी मंजूर किया गया। गैस की रसद से मुतालिक तजावीज कमेटी के आइंदा इजलास में पेश की जाएंगी। मुल्क भर में सालाना इम्तिहानात मई और जून के महीनों में होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं रवां साल तालीमी निसाब को मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद इम्तिहानात रवां बरस मुकम्मल सिलेबस पर लिया जाएगा। दीगर इम्तिहानात भी अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ये फैसला हुआ कि इम्तिहान मई जून में होंगे, मुकम्मल सिलेबस पे होंगे और उससे पहले जो OA लेवल के एग्जाम है वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक होंगे। इस साल जो इस एकेडमिक ईयर में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मुकम्मल किया जाएगा और इम्तिहान जो है वो मुकम्मल सिलेबस पे होगा। पिछले साल क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे और कोरोना की वजह से स्कूल जो थे वो बड़ी थोड़ी देर के लिए चले थे, तो इसलिए हमने रिड्यूस्ड सिलेबस किया था। अफसरान के तबादलों पर सिंध और वफाक आमने सामने। वजीर आला मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा आपका झगड़ा सिंध हुकूमत के साथ है, अफसरान को तंग न करें। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वफाक की सियासत का हिस्सा ना बने तो बेहतर होगा। मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं कि प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप लोग सिंध हुकूमत को किसी तरीके से कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को समझना चाहिए कि ये इस सियासत में ना है। आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर वार्निंग टू द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। मैं जरा देखना चाहूंगा कब मेरे से कंसल्टेशन करते हैं, इसलिए कि मेरे से तो भाई 3-3.25 साल हो गए, 3 मीटिंगें की हैं और इसके अलावा कोई कंसल्टेशन एज सच नहीं होती। एक बैठते हैं। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ गया। नाजिम जोकियो के भाई अफजल जोकियो ने जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट देते हुए बेकसूर करार दे दिया। अफजल जोकियो ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि नाजिम जोकियो कत्ल से जाम अब्दुल करीम का कोई ताल्लुक नहीं। वटेरों
गैंगस्टरों के हाथों कत्ल होने वाले नाजिम जोकियो केस नया रुख इख्तियार कर गया। मकतूल के भाई अफजल जोकियो ने एमएनए जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट दे दी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अफजल जोकियो ने अपने 164 के बयान में कहा कि रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम ने मुझे कसम देकर कहा कि वो मेरे भाई के कत्ल में मुलविस नहीं, लिहाजा जाम अब्दुल करीम का नाम निकाला जाए। जबकि पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम उवैस और दीगर मुलजिम मेरे भाई के कत्ल में मुलविस हैं। जाम अब्दुल करीम के वकील ने भी इसकी तस्दीक कर दी। मुलजिम जाम उवैस के वकील के मुताबिक मकतूल के भाई की जानिब से मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने की दरख्वास्त भी वापस ले ली गई है और अदालत ने केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी है। मकतूल नाजिम जोकियो के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम उवैस के मेहमानों के शिकार खेलने की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोकियो को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली थी। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नया ट्विस्ट, जिस हवाले से आपको रिपोर्ट हमने दिखाई है। अभी आपको खबर दें, सफाकियत के इंतहा दारुल हुकूमत में 12 साला बच्ची का कातिल उसका वालिद निकला। इस्लामाबाद के थाना रमना मेट्रो स्टेशन से 12 साला सालिहा फातिमा की लाश मिली थी। खबर आपको देंगे फैसलाबाद के थाना सरगोदा रोड के इलाके में मदरसे से 14 साला तालिब इल्म की लाश मिली है। वुरसा के मुताबिक तालिब इल्म तलहा मोहल्ला अहमदाबाद के मदरसे में जेर तालीम था। वुरसा का कहना है कि तलहा के जिस्म में तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल से दिल खराश वाकया सामने आ गया। 3 साला बच्चा गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। वालिदैन और इंतजामिया एक दूसरे पर गफलत के इल्जामात आयद करने लगे। चंद रोज कबल अस्पताल में आवारा कुत्तों की मटर गश्त से मुतालिक भी रिपोर्ट जारी कर दी गई। सेक्रेटरी हेल्थ ने आरएमओ समेत ड्यूटी पर मौजूद कई मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया। देखते हैं इसी बारे में बुशरा कमर की रिपोर्ट। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 3 साला बच्चे की हलाकत मुअम्मा बन गई। रात गए क्वेटा के अस्पताल में कमसन आशकान अली खुले गटर में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया, जिसकी लाश इंतजामिया ने निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। बच्चे के वालिद महबूब अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वो अहलिया को बच्चे के हमरा इलाज के गर्ज से अस्पताल छोड़ कर गया। अस्पतालों में पर्ची सिस्टम खत्म होने के बावजूद उन्हें पर्ची के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया। बच्चा ओपीडी में घूमता हुआ गटर में गिरकर चल बसा। ये सरासर अस्पताल इंतजामिया की गफलत है। उधर आरएमओ का कहना है कि बच्चे के वालिदैन की मौजूदगी में लाश गटर से निकालकर हवाले की और वालिदैन ने तहरीरी तौर पर कानूनी कार्रवाई न करने का इंदिया दिया। सीसीटीवी फुटेज में तमाम तर चीजें आया है। बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के एमएस डॉक्टर मीर नूर उल्ला ने बच्चे की हलाकत की वजूहात का तयन करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर में मौजूद है। कॉरिडोर में हमें पता चला कि बच्चा इधर ही गायब हो गया, तो इसके बाद इधर हमने 1 घंटा 2 घंटे हमने इधर ढूंढता रहा। फिर हमने ये गटर खोले और गटर ढूंढ के इसके बाद हमें बच्चा मिला। 10 साढ़े 10 बजे में बच्चा मिल गया। दूसरी जानिब बीएमसी अस्पताल में आवारा कुत्तों की मौजूदगी की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में आरएमओ, नाइट डॉक्टर खालिद जावेद, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी को जिम्मेदार करार देते हुए आरएमओ को फारिग करने के साथ साथ सेक्रेटरी हेल्थ को रिपोर्ट, जबकि सुपरवाइजर और निजी सिक्योरिटी एहलकार को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, क्वेटा। वेलकम बैक। महबूब सुबहानी सुल्तानुल औलिया गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हो के सालाना उर्स और बड़ी 11वीं शरीफ के दूसरे रोज़ भी दुनिया भर से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी। मज़ार शरीफ पर अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा और फ़िज़ा दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर रही। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के सालाना उर्स और बड़ी 11वीं शरीफ के मौके पर इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े दरबार शरीफ पर लाखों ज़ायर की आमद का सिलसिला जारी रहा। उर्स मुबारक के दूसरे रोज भी जोक दर जोक ज़ायरीन मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने पहुंचे।
दरबार शरीफ के अहाते पर मनक़बत की महफिलें सजाई गयी। आशिकान गौसे आज़म की जानिब से महफिलों में दुरूद पाक और अस्कार के साथ लंगर का सिलसिला भी जारी रहा। मुख्तलिफ ममालिक से आए उलमा, मशाइख और अज़ाइम ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुक़द्दस जिंदगी के बारे में अवामुन नास को आगाही दी। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और अरब ममालिक समेत दुनिया भर से ज़ायरीन सालाना तकरीब में शिरकत के लिए बगदाद शरीफ में मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अकीदत का इजहार कर रहे हैं। और खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए 12 खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। पहले T20 के लिए कौमी टीम की कप्तानी बाबर आजम करेंगे, जबकि शादाब खान कौमी टीम के नायब कप्तान होंगे। T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली कौमी टीम के 3 खिलाड़ी पहले T20 मैच में शामिल नहीं हैं। मोहम्मद हफीज ने टूर्नामेंट से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जबकि आसिफ अली और इमाद वसीम को पहले मैच में आराम दिया गया। वर्ल्ड कप का तसलसल बरकरार रखेंगे। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोशिश है इस बार अलग कॉम्बिनेशन बनाएं ताकि हर खिलाड़ी को खेलने का मौका मिले। इस तरह हमारा जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम चलता आ रहा है तो उसको हमने कंटिन्यू किया और कोशिश यही है कि हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाएं। जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी उसको भी ट्राई आउट किया जाए और मेरे ख्याल से देखें इसके बाद हमारा वेस्ट इंडीज टूर भी है और मेरे ख्याल से टोटल 6 मैचेस हैं तो डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई आउट करेंगे। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।